व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आज हम एनटीए क्वेश्चन पेपर 83 केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि इस पेपर में हमसे कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ रेडी हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट को समझते कैसे, अगर बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें पता है कि यहाँ पर मैं सभी का मॉलिक्यूलर वेट लिख देती हूँ बच्चों। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑर्डर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो T का मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो ये रॉन्ग ऑर्डर है। देन हम नॉर्मल पेंटेन और न्यू पेंटेन की बात करते हैं। तो न्यू पेंटेन में बच्चों ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग भी आपके बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली होता है। उसके बाद यहाँ पर फिर मॉलिक्यूलर वेट वाली बात है, और हमें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट ज़ीनॉन का ज़्यादा होता है हीलियम के कंपैरिजन में। फिर आता है मेटा नाइट्रोफिनॉल, और यही हमारा आंसर है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम मेटा नाइट्रोफिनॉल लिखे बच्चों, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और जबकि यहाँ पर अगर हम देखें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इससे क्या होगा इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कि सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, जिस कारण बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगी। तो हमने क्या समझा कि जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अब यहां पर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें मेटा नाइट्रोफिनॉल को, तो यह दूसरे मेटा नाइट्रोफिनॉल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जबकि यहां पर ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि लार्जर द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इस तरह ऑप्शन डी वाज करेक्ट। देन हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको हमने ऐसे लिखा। अब हमें पता है कि यहां पर बच्चों हम जानते हैं कि यहां पर OH माइनस इस H को लेगा, और जब इस H को लेगा तो उसके बाद यहां नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करना स्टार्ट करेगा, और रेजोनेंस करने के टाइम ये यहां पर हम देख सकते हैं कि यहाँ O के ऊपर माइनस आएगा। तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा कि जो वाटर यहाँ पर माइनस वाटर निकलेगा, ये यहाँ से वाटर से H+ लेके यहाँ आपका फाइनल कंपाउंड देगा। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस टाइप में कोऑर्डिनेशन के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि चार्ज वाटर का 0 होता है और Cn का -1 होता है। तो यहाँ पर Fe+2 स्टेट में है। Fe+2 स्टेट में है, तो Fe की बात करें तो हमें पता है कि यह 3d6 4s2 होता है, और Fe2+ हमारा 3d6 होता है। 3d6 का मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने जाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, उसके बाद हमने सारे इसके ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लिया। ये हमारा 3d 4s 4p 4d 1 2 3 4 5 6। बच्चों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वाटर है ये एक वीक फील्ड लिगैंड है। ये एक वीक फील्ड लिगैंड है, तो ये नो पेयरिंग, ये कोई पेयरिंग नहीं करता है। नो पेयरिंग, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो ये वाटर
कि जो वाटर जो अपना लोन पेयर लेके आएगा उसको यहां पर डोनेट करेगा। तो यहां पर जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा sp3d2 आएगा, और इसकी म्यू की वैल्यू बच्चों 4 + 2 √24 आएगी। तो हम अगर इस चीजों को चेक करें तो हमें समझ में आ सकता है कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहां भी ये Fe+2 स्टेट में है, लेकिन Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो ये क्या करेगा, Fe+2 के साथ ये यहां पर हम इसे ऐसे लिखेंगे, फिर अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये 3d, ये आपका 4s 4p एंड 4d। लेकिन यहां पर क्या होगा कि Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा, ये पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराने से क्या होगा हम देखते हैं, पेयरिंग कराने से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाएगी बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाएगी, और यहां पर जब Cn- अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर म्यू की वैल्यू 0 है। तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट से हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन डिफर इन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड कलर, ओके, क्योंकि ज्योमेट्री हमारा यहाँ पर और हाइब्रिडाइजेशन बोथ आर ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हमें D6 मिले हैं, और हाइब्रिडाइजेशन हमें sp3d2 मिला है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट डिफर कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रेजोनेंस, कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। हमने पहले मॉलिक्यूल ए को लिया, अब हम इसका रेजोनेंस करके देखते हैं। तो जब हमने इसका रेजोनेंस करके ऐसे देखा तो हमें मिला, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कैसे रेजोनेंस किया है। तो यहाँ पर कहाँ डबल बॉन्ड आएगा, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देन अब हम क्या करते हैं, अब हम इस साइड रेजोनेंस करते हैं। जब हम इस साइड रेजोनेंस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो अगर हम अपने ऑप्शन ए को हमने स्टार्ट किया था, हमने बी देखा, सी देखा, बट हमें डी कहीं भी नहीं मिला, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बैक बॉन्डिंग का, और हमने इसे बहुत अच्छे से बहुत बार डिस्कस किया है। तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर ये बोलना क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हीट ऑफ एडेक्ट फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लुईस एसिड का कंसेप्ट समझिए कि यहाँ पर आपके पास BX3 है। तो यहाँ पे BX3 में मतलब ये लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करके देखें तो हम देख सकते हैं कि बोरॉन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये sp2 है। 6 इलेक्ट्रॉन्स sp2, ओके। देन इट मीन्स कि ये लुईस एसिड है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये sp2 है, मतलब 1p ऑर्बिटल इज वैकेंट, 1p ऑर्बिटल इज वैकेंट। तो अगर कोई p ऑर्बिटल वैकेंट है और ऑर्बिटल्स आर वैकेंट, इट मीन्स कि ये लुईस एसिड कहलाता है। लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, बट यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देन सेकंड यहाँ पे देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 1p ऑर्बिटल इज वैकेंट। देन अब अपने प्रॉब्लम को देखते हैं कि अब आपको पता चल गया कि बी बोरॉन के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, इनके पास p ऑर्बिटल वैकेंट है, और हम ये भी जानते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन इन सभी के पास 3 लोन पेयर्स हैं, इन सभी के पास
3 लोन पेयर्स हैं। अब क्या किया जाएगा कि ये लोन पेयर इसमें डोनेट करेंगे, ये सभी इसमें लोन पेयर डोनेट करेंगे। और अगर हमें पता है कि फ्लोरीन 2p इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो यहाँ पे 2p पाई बॉन्ड बनेगा, जबकि यहाँ पे 3p पाई 2p पाई बॉन्ड बनेगा। बोरॉन का 2p वैकेंट है, बोरॉन का 2p वैकेंट है। इट मींस कि क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 2p ऑर्बिटल में, और इसे ही हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बट यहाँ पे 5p पाई 2p पाई होगा, और ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है। जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन को बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग, यहाँ पर जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे बेस्ट बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से फ्लो कर पा रहा है बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में, क्योंकि इन दोनों का साइज भी सिमिलर है। जबकि आयोडीन के केस में आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो गया है और बोरॉन का साइज बहुत छोटा हो गया है, जिसके कारण आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन को बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। और ये ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है इसलिए Bi3 ज़्यादा लुईस एसिड है हमारे BF3 के कंपैरिजन में। तो ये चीज हमें इतनी समझ में आई। अब बच्चों, अब हमें क्या समझना है कि अगर हमारा Bi3 लुईस एसिड है, मतलब लुईस एसिड मतलब इसका वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी है, तो यही बच्चों अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, तब अमोनिया का लोन पेयर इसमें आ पाएगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझना है। यहाँ पर फ्लोरीन बोरॉन के वैकेंट p ऑर्बिटल में बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पा रहा है ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग, बट यहाँ पर Bi3 के केस में ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोरॉन में डिफिकल्ट हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर Bi3 के पास अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल? वो हमारा P। तो वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए अमोनिया जिसके पास लोन पेयर है वो आके यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर पा रहा है। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव SN1 रिएक्शन पूछा गया है, और बच्चों SN1 रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन चेक करो, और कार्बोकटायन के लिए हम ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉब्लम को देखें तो सबसे पहले हम सारे कार्बोकटायन को जनरेट करेंगे। तो कार्बोकटायन को जनरेट जब किया तो हमने देखा कि यहाँ तो हो रहा है अपना रेजोनेंस, यहाँ पे हो रहा है अपना रेजोनेंस। देन हमने अगर BCD को देखा, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें यहाँ पे भी रेजोनेंस मिलेगा, हमें यहाँ भी रेजोनेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ वन टाइम रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ अगर हम देखें तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिल रहा है एक एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे आपको मिल रहा है एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लीस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? लीस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस तो है, लेकिन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक मतलब वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक है, यहाँ पर ये 2 डिग्री है, यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ पर ये एरोमेटिक है। तो सबसे अच्छा SN1 तो D में होगा,
सबसे अच्छा SN1 डी में होगा, लेकिन सबसे बेकार SN1 रिएक्शन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में होगा, क्योंकि जब हमने इसका कार्बोकटायन बनाया तो हमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मिला है। इट मींस कि इसमें तो कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं हो सकती, इसमें कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे। देन हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम में आपसे यहाँ पे आपको बहुत सारे रिएजेंट्स दिए हुए हैं और उस रिएजेंट्स को समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HCl है, मतलब H प्लस और Cl माइनस है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पर अटैक करेगा और हमें पता है कि क्या होगा, CH3 एंड CH2 O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और H2। फिर यहाँ पे वाटर होगा रिमूव। जब वाटर होगा रिमूव तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक कार्बोकटायन जनरेट होगा जो होगा हमारा 1 डिग्री कार्बोकटायन। 1 डिग्री कार्बोकटायन है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन की पॉसिबिलिटी है, तो मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ पर होगा मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पर जब CH3 माइनस का शिफ्ट होगा बच्चों, CH3 माइनस शिफ्ट के बाद यहाँ पर आपका बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकटायन। यहाँ पर आपका बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकटायन, और 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। एंड क्लोरीन माइनस, जो यहाँ पे अपना क्लोरीन माइनस है, वो इस 3 डिग्री कार्बोकटायन पर अटैक करेगा और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और अगर हम दूसरे को देखें तो हमें पता है कि यहाँ पर OH यहाँ के Cl को ले लेगा और यहाँ पर Me3C CH2Cl, यहाँ पर होगा SN2, यहाँ पर होगा SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन मोर स्टेबल कार्बोकटायन देखता है, SN2 रिएक्शन लेस स्टेबल कार्बोकटायन देखता है। तो हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिलिकेट का। इसमें आपको सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे चेन ऑफ 3SiO4 माइनस है और ये डैट शेयर कॉर्नर्स, यहाँ पे याद रखना शेयर कॉर्नर्स की बात की गई है विथ एडजेसेंट टेट्राहेड्रल। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर अगर हम शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है, एक ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है, एक ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है। और यहाँ पर ये सारे ऑक्सीजन मैं ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ बीच में जो मैंने रेड कलर का डॉट लगाया है ये आपका सिलिकॉन एटम है, ये आपका सिलिकॉन एटम है। और यहाँ पे हमें पता है कि चार्ज हमारा यहाँ, यहाँ और यहाँ आएगा, तो यहाँ पे टोटल 6 माइनस चार्जेस आएंगे, 6 माइनस चार्जेस आएंगे। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी बोला गया है कि यहाँ पे यहाँ पे 3SiO4 यूज किया था। जब हमने 3SiO4 4 माइनस यूज किया तो हमने यहाँ पे 3, आप अगर SiO4 4 माइनस का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और अगर हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया, अगर हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है। तो ये SiO4 4 माइनस का स्ट्रक्चर है। बस यहाँ पे क्या कि एडजेसेंट कॉर्नर पे इसको रिएक्ट किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा -6 आंसर है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं कि क्या आपका